सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, अब आज से आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। आज सेकेंड सेमेस्टर मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि है 3 संख्याओं का लासा और मासा, यहाँ से शुरुआत करेंगे और पूरे मैथ को, कंप्लीट मैथ को मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ में मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सारे पेपरों का एनालिसिस भी मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है ना, ये बात जानना भी ज़रूरी है। तो देखो, समझो बात को। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलसीएम की। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, या हम इसको कहते हैं लासा, है ना। ये लासा और ये होता है एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में इसको कहते हैं तो मासा कहते हैं। अब देखो, इसकी परिभाषा में बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। एलसीएम में कहता है छोटी से छोटी संख्या, भाई मेरे समझना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। दी गई संख्याओं से क्या हो? दी गई संख्याओं से विभाजित हो। ये बात आपको समझना है, दी गई संख्याओं से विभाजित हो। और यहाँ पर एचसीएफ में क्या हो जाता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, अभी देखना कैसे लॉजिक आपके समझ में आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, दी गई संख्याओं को विभाजित करे। बस ये ही आप समझ लो, ये पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, बस इतना ही? हमने कहा हाँ। देखो, क्वेश्चन में ये लैंग्वेज समझना क्यों ज़रूरी है, ये परिभाषा समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 3-4 संख्याएं दे देगा कि जो इन संख्याओं से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, 5 शेष बचे। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि छोटी से छोटी जब कहता है तब हम क्या निकालते हैं। देखो, जब भी कभी लैंग्वेज में छोटी से छोटी बात करेगा और लास्ट में आ जाएगा विभाजित हो, लास्ट में क्या आएगा? विभाजित हो, उस कंडीशन में सदैव आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे मेरे भाई? एलसीएम निकालोगे। और जहाँ पर मासा में हमेशा जब लैंग्वेज का क्वेश्चन बनेगा तो मेंशन करके देगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। कैसे याद करोगे कि मासा में लास्ट में कहता है विभाजित करे और बड़ी से बड़ी होता है, लासा में होगा छोटी से छोटी और लास्ट में कहेगा विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि 20 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, है ना। अभी मैं तरीका बताऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो आप फटाफट, पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी सारा तरीका बताऊंगा कितने मेथड से निकाल सकते हो, कौन सा मेथड आपको ज़्यादा प्रयोग करना, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन समझने के लिए तो आप एलसीएम इसका सीधे बता दोगे 60 और एचसीएफ बता दोगे आप इसका 5 चौक 20, 5 छक्का 30। अब देखो, एलसीएम क्या है? एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो 20 से और 30 से दी गई संख्याओं से क्या है? विभाजित हो रही है। और परिभाषा भी यही कह रहा है कि एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो दी गई संख्याओं से विभाजित होगा। परिभाषा समझ गए ना। एचसीएफ विभाजित करेगा। तो देखो, एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो 20 और 30 को विभाजित करेगा। भाई 20 को 4 बार में, 30 को 6 बार में एचसीएफ विभाजित कर रहा ना। अब इन संख्याओं से तो एचसीएफ विभाजित नहीं होगा, तो इसीलिए परिभाषा समझना जरूरी है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है उसको एलसीएम कहते हैं, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो ये एलसीएम एचसीएफ क्या होता है समझ में आ गया है। अब पहुंचते हैं कि इसको हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ से समझने वाली बातें आपकी स्टार्ट होती हैं। अभी बेसिक समझ जाओगे तो सारे आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, और मैं कराऊंगा भी, बुक का मैं हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। बात को समझना, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बेसिकली दो विधियाँ होती हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे एलसीएम पर। तो मैं बात करता हूँ एलसीएम की, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं? 2 विधियाँ होती हैं। एक विधि आती है आपकी गुणनखंड विधि, एक विधि आती है गुणनखंड विधि, और एक विधि आती है आपकी भाग विधि। दोनों तरीकों को समझना, क्वेश्चन में मेंशन करके देता है कि निम्न संख्याओं का लासा आप गुणनखंड विधि से निकालें या भाग विधि से निकालें। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसका अंतर सिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि 25 हो गया और 30 हो गया और ये हो गया 50। इसका आपको एलसीएम, मैंने फोकस केवल एलसीएम अभी बता रहा है ना, 25, 30 और 50 का आपको निकालना है एलसीएम। दूसरा तरीका, इसी एग्जाम्पल को आप यहाँ पर समझो, 25 हो गया, 30 हो गया और कितना है 50, इसका क्या निकालना है आपको? इसका भी आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो अंतर क्या होता है। गुणनखंड का मतलब हम इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको फैक्टर बोलते हैं ना, फैक्टर बोलते हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई हैं भाई, जितनी भी संख्याओं का हमें लासा या मासा निकालना है, इस विधि को समझना, ये मासा में भी लगेगी। जितनी भी संख्याओं का हमें मासा निकालना है, अगर हम गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहे हैं तो सभी संख्याओं को एक में ही तोड़ेंगे, यानी इसके हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे लाइन हमें खींच लेना है। अब आपको डिवाइड रूल पता होना चाहिए भाई। यहाँ पर आपको करने क्या पड़ते हैं? यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं। प्राइम फैक्टर इन द सेंस यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। क्या मेरे भाई? अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं, है ना। अब अभाज्य गुणनखंड जब करोगे तो आपको पता है 25, 30 और 50, इसमें 25 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 इकाई अंक होता तो 2 से नहीं कटता। 2 से संख्या कब कटती है? तो इकाई स्थान पर 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, तो ये नहीं कटेगा। 30, 50 कट जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको देखना है ऐसी कोई नंबर जो सबको डिवाइड करे। तो क्या मैं यहाँ पर 5 कह सकता हूँ? 5 से 25 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 50 भी कटेगा। तो ये हो गया 5 पंजे 25, ये हो गया 5 छक्का 30 और ये हो गया 5 दहम 50। भाई 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 दहम 50 कट गया एक बार में। फिर से काटेंगे तो 5 से 2 बार में ये कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा। तो 5 से एक बार में ये 6 नहीं कटेगा, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 हो गया और इन दोनों को काटना है तो 2 से काट देंगे, क्योंकि 6 और 1 2 दोनों कट जाएगा। तो 2 3 6 हो गया और 2 1 कम कितना हो गया? 2 हो गया। 3 से काटेंगे क्योंकि 3 बचा है, तो 3 1 कम 3 हो गया। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। अब आपका 1 1 1 आ गया। केवल आपको अब यहाँ से एलसीएम लिखना है। कैसे? जो भी संख्याएं आई हैं इनका गुणा कराना है, यानी 5 इंटू के हो जाएगा 5 इंटू के 2 और इंटू के 3। ये आप समझे? 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 इनको लिख लिया, इनका गुणनखंड करा लेंगे। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 3 पंजे 15। 150 क्या आएगा? आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 150 वह नंबर है जो 25 से भी कट रहा है, 25 छक्का 150, 30 से भी कट रहा है 5 बार और 50 से भी कट रहा है 3 बार, यानी तीनों संख्याओं से कट रहा है। ये होगी गुणनखंड विधि। भाग विधि में क्या आता है? कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके आपको अलग अलग गुणनखंड करने पड़ते हैं। इनके आपको क्या करने पड़ेंगे? अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे। जितनी भी संख्या दी होंगी एलसीएम निकालने के केस में भाग विधि में। तो 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ये कट गया। अब ऐसे हम इसको भी काटेंगे तो ये हो गया 5 छक्के 30 और 2 3 हो गया 6 और 3 एकम क्या हो गया भैया? 3 हो गया। इसको भी मैंने काट दिया। 50 को काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5 दहम 50 हो गया। फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो गया और 2 एकम कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिक्कत कर जाते हैं। एलसीएम क्या आएगा? आप देखो, जो पहले ये देखो जो सब में कॉमन है, क्या यहाँ पर 5 है? बिल्कुल सर। क्या यहाँ पर 5 है? बिल्कुल सर। क्या यहाँ पर 5 है? बिल्कुल। तीनों में 5 है तो 1 5 को सर्वप्रथम लिखेंगे हम। ठीक बात, इतनी बात आप समझ गए हो। ठीक है, अब देखो और क्या आपको कॉमन मिल रहा है। पहले कॉमन वाला खोजना है। भाई यहाँ से 5 है, यहाँ देखो 2 है,
यहाँ देखो 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है ना, इसमें 2 नहीं तो दोनों में तो मिल रहा है, 1 2 को आप ये ले लो। ओके, अब क्या करेंगे, 1 3 यहाँ पर है और कहीं 3 आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो ये 3 1 हमारा आ गया, बचा क्या 5, क्योंकि इस 5 का पेयर हमारा नहीं बन रहा था, इस 5 का पेयर इससे बन जाएगा और ये 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा 5 या 15 दूना 30 और 3 पंजे 15, 150 क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये हो गया आपका भाग विधि, ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। दोनों विधियां आई होप आपकी समझ में आई होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। ये एलसीएम में आपका ये तरीका लगेगा भाग विधि में, एचसीएफ में भाग विधि बदल जाती है, वहाँ पर दूसरी तरीके से लगती है। तो चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे को प्रस्थान करेंगे, है ना। चीज़ें क्लियर हो गई मेरे दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो अब देखो एचसीएफ में देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एलसीएम में कैसे निकालेंगे वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, अभी मैं बताऊंगा। अगर आप उसके भिन्न के निकालोगे, बीजी व्यंजकों का निकालोगे, हर एक चीज़ बताऊंगा मेरे भाई, बस थोड़ा सब्र रखना, है ना। देखो अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। इसको भी निकालने की 2 विधियां हमें पढ़ाई जाती हैं, 2 विधियां ही आपके बुक में हैं। सबसे पहली विधि का बात कर ले तो ये आती है गुणनखंड विधि। ये क्या आती है मेरे भाई, गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि आती है आपकी भाग विधि। दूसरी कौन सी विधि आती है, भाग विधि आती है। अब आप कैसे इन दोनों विधियों को लगाओगे, प्रयोग करोगे, तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कह दिया, सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन कहा, हमने कहा 12, 24 और 36, इसका आपको एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। और इसी का मैंने एग्जाम्पल कहा 12, 24 और 36, इसका भी आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन यहाँ भाग विधि का प्रयोग करना है, यहाँ गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। अब आप कैसे निकालोगे, अब आप कैसे निकालोगे मेरे भाई, बातों को समझना है आपको। तो देखो आपको क्या करना है, देखो जो मैं इससे पहले एलसीएम में गुणनखंड विधि बताया ना, उसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। मैंने लाइन में बताया था, उसको आप एक तरीके से भी कर सकते हो, इस बात को आपको समझना है। जैसे मैंने कहा 12, 24 और 36, अगर इसका गुणनखंड विधि निकालना, तो जस्ट मैंने जो आपको बताया था, मैंने जो आपको अभी इस तरफ बताया था भाग विधि में, सेम रूल यहाँ पर लग जाएगा गुणनखंड विधि में। यानी 12 के और 24 के और 36 के अलग अलग गुणनखंड कर लो आप लोग। ये मासा का केस मैं बता रहा हूँ ना, इसके हम क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ आप देखो 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। यहाँ से आपका कट गया ना, ठीक है। यहाँ से 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे 1 बार में, ठीक बात ना। यहाँ काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 बार में चला गया। 2 नवा क्या हो गया, 18 हो गया। 3 तियाँ 9 हो गया और 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया। इस बात को आप समझ पाए हो। अब देखो, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एक बात हमेशा याद रखना, इसमें जो उभयनिष्ठ होगा, जो उभयनिष्ठ होगा केवल हम उसी को ही गिनते हैं। उभयनिष्ठ इन द सेंस कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा उसी को हम लेते हैं, जो सब में हो। अगर मैं 2 की बात कर लूँ तो देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तीनों में 2 है तो 1 2 हम यहाँ से ले लेंगे, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट पे 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, फिर से 2 कॉमन तो 1 2 और हम ले लेंगे। आगे पहुँचते हैं, 2 हो गया ना, अब हम 3 पर पहुँचते हैं। 3 यहाँ पर है, ठीक है, 3 यहाँ पर है, ठीक है, 3 यहाँ पर है, ठीक है। इस 3 को ले लेते हैं। क्या और कुछ कॉमन मिलेगा आपको? इन दोनों में मिल सकता है कॉमन, बट यहाँ तो सारा खत्म ही हो गया। तो कहने का मतलब और तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेंगे, और जब उभयनिष्ठ नहीं मिलेंगे तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें उभयनिष्ठ ही लेना है। इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर आएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। क्या हमारी बात को आप समझे हैं? एचसीएफ देखिए
कोई तरीके से बताता, कोई तरीके से बताता है, लेकिन जो मेन तरीका है वो आपको समझना है, क्योंकि ये तरीके ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, मायने आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हो। जैसे अभी इस क्वेश्चन की बात कर लें, भाग विधि से निकालना है, तो भाग विधि से आप कैसे निकालोगे, ज़रा मेरी बातों को समझना। भाग विधि से आप कैसे निकालोगे, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखो भाग विधि में आपको जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी, जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी उसमें एक बड़ी होगी, एक छोटी होगी और एक बीच में होगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि बराबर संख्याएं निकाल नहीं सकते, उनका एलसीएम एचसीएफ तो एक ही हो जाएगा, एक ही संख्या हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या फोकस करो। इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या है, 12। 12 को आपने लिखना है, और जो 12 से बड़ी है, इन क्वेश्चनों में 12 से बड़ी संख्या कौन सी है, 24 भी है, 36 भी है, नहीं, आपको सबसे पहले देखना है जो 12 से तुरंत बड़ी है, यानी सबसे बड़ी नहीं, जो 12 से तुरंत बड़ी है। 12 से तुरंत बड़ी कौन सी है, 24। इस 24 को आपको 12 से भाग कर देना है, कितनी बार गया, 12 दूना 24, पूरा पूरा कट गया ना, ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, जब पूरा पूरा कट गया तो कुछ नहीं करना है, जिस संख्या से आपने भाग किया है पुनः उसी संख्या से जो लास्ट संख्या बची थी उस संख्या को आप भाग करोगे, तो 12 तिया 36। आप क्या यहाँ पर देख पाए कि 12 एक ऐसी संख्या है जिससे 24 भी कट रही है और जिससे 36 भी कट रही है। तो कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। तो यहाँ से मेरे भाई आपका HCF क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये हो गई गुणनखंड विधि और ये हो गई भाग विधि। क्या आप इस बात को समझ पाए हो, क्या आप इस बात को समझ पाए हो? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है ना। अब देखो, अब हम थोड़ा सा क्या पहुँचते हैं, आगे पहुँचते हैं, थोड़ा सा हम आगे पहुँचते हैं और आगे की चीज़ों को सीखने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणन। अभी आपके प्रीवियस ईयर में एक बीजीय व्यंजक से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। अब आपको हेडिंग लगाना है आपके नोटबुक में, बीजीय व्यंजकों का HCF और LCM। HCF और LCM। अब देखो यहाँ पर आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है। दो बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बातें, वो मैं शुरुआत में ही लिखे दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर HCF की बात करेगा, है ना। पॉइंट नंबर 2, अगर LCM की बात करेगा। यहाँ पर दो बातें समझनी है, HCF और LCM। HCF में हमेशा आप यहाँ पर लिख लोगे, हमेशा छोटी घात लेंगे, हमेशा छोटी घात लेंगे, ऐसे आप लिख लो ताकि जब भी आप नोट्स पढ़ो तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। HCF में हमेशा छोटी घात लेंगे, और कौन सी लेंगे घातें, जो उभयनिष्ठ होंगी, जो उभयनिष्ठ होंगी केवल उनको हम लेंगे, बाकी किसी को नहीं लेंगे। एग्जाम्पल कराएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। LCM में हमेशा बड़ी घात लेते हैं, हमेशा बड़ी घात लेते हैं, बात को समझना। LCM में हम हमेशा क्या लेंगे, बड़ी घात लेंगे। और यहाँ पर ये जो उभयनिष्ठ वाला है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हम सारा कुछ ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल कहेंगे सर हमें समझ नहीं है, हमने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 3 व्यंजक लिख दिया मैंने, हमने कहा कि यहाँ है 21x² y और z, 21x² y और z, ये एक व्यंजक है। और यहाँ पर मैंने और लगा के लिख दिया और मैंने कहा कि 7x³ y² z का आपको एक तो HCF भी बताना है और LCM भी बताना है। आप कैसे बता पाओगे? और ऐसा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर अगर आप देखे हो तो आपको पता होगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ना। तो देखो हम इसको कैसे बताएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ नंबर को देखो, नंबर यहाँ क्या है 21 है और यहाँ नंबर क्या है 7 है। यहाँ नंबर 21 है, यहाँ नंबर क्या है 7 है। पहले आप चर पद पर न जाओ,
अचर पद देखो, अचर पद 7 और 21 हैं। अगर माइंड तुरंत काम करे तब तो ठीक है, इनका लासा क्या होगा, अदरवाइज आप 21 और 7 का क्या निकालो, लासा। ये पहले एलसीएम निकालने की बात है। एलसीएम निकालेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 तियाँ 21, 7 एकम 7, ये 3 एकम 3। तो यहाँ से अगर मैं 7 और 21 का एलसीएम निकालूंगा तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर बात है, यानी 21 को मैं 7 गुने 3 लिख सकता हूँ। अरे बोलो, 21 को मैं 7 गुने 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप इस बात को समझो, मैंने 21 को क्या लिखना है, 7 गुणे 3 लिखना है। तो मैंने 21 को क्या लिख दिया, 7 × 3 लिख दिया। अब आपका सारा खेल यहाँ पर ख़त्म। अब आ गया उत्तर, देखो कैसे। अगर मैं 21 एक्स स्क्वायर वाई जेड की बात करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं 21 को तोड़ सकता हूं, 7 × 3, 7 × 3 और ये क्या आ गया, गुने में एक्स स्क्वायर और गुने में वाई, गुने में क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है ना। वैसे मैं 7x³ वाई स्क्वायर और जेड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो कहोगे सर 7 को तो मैं तोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। 7 इंटू के आ जाएगा x³ इंटू के आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू के आ जाएगा आपका जेड। अब बस आपको अपना आंसर लिखना है, बस एलसीएम, और ये हो जाएगा आपका HCF। कैसे आंसर लिखोगे, HCF में हमेशा कौन सी घात लेते हैं, छोटी घात, और जो उभयनिष्ठ हो। भाई देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, भाई छोटी घात तो सेम ही है, तो एक तो हमारा 7 ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ 3 है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है। जब 3 नहीं है तो हम HCF निकाल नहीं लेंगे ना, क्योंकि हमें क्या लेना, उभयनिष्ठ लेना है, तो ये 3 हमारा काउंट नहीं होगा HCF में। मैं एक चर में बात करूँ, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, आप निकाल रहे हो HCF। HCF में उभयनिष्ठ होता है और जो छोटी घात होता है वो लेते हैं। ये बताओ x⁻2 छोटी है कि x⁻3 छोटी है, खुद सोचो। x⁻2 छोटी है कि 3, आप कहोगे सर 2 छोटी है, तो हमने x⁻2 को भी उठा लिया। y की बात करें, y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ y की पावर कितनी है, 2 है, तो 1 छोटी है कि 2, 1 छोटी है ना, तो 1 को हमने ले लिया। अब मैं z की बात करूँ, z यहाँ पर पावर सेम है तो एक बार लिख लेंगे, तो हमारा यहाँ से HCF क्या आएगा, 7x² YZ, ये आ जाएगा 7x² YZ, आपका क्या निकल कर आएगा, HCF निकल कर आएगा। वहीं हम LCM की बात कर लें तो LCM क्या आएगा, LCM में हम उभयनिष्ठ नहीं देखते हैं, हम सब कुछ लेते हैं, बस हम सबसे बड़ी घात लेंगे। बस 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर 7 तो आएगा ही आएगा। 3 को हम क्या लिखें, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि उभयनिष्ठ से कोई मतलब नहीं, हम निकाल क्या रहे हैं, LCM, तो 3 को भी हम काउंट करेंगे। अब हमको बड़ी घात लेना है, x⁻3 बड़ी है कि x⁻2 बड़ी है, यहाँ देखकर बताओ, 3 बड़ी कि 2 बड़ी, आपको कि सर 3 बड़ी है तो हम 3 ले लेंगे, x⁻3 ले लिया, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ y की घात 2 बड़ी है कि 1 बड़ी है, y की घात 2 बड़ी है तो y की घात 2 ले लिया, और z तो सेम ही है तो z को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ से LCM क्या आएगा, 7 तियाँ 21 x³ y²z, यानी ये आ जाएगा 21 x³ y² और z, ये आपका LCM है और ये आपका HCF है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बोलो, क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है? एक बार बताओ, क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है? तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं ना। ठीक है ना, ओके। चलो अब देखो, अब बात थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल करोगे इस पे एक? चलो कर ही लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल जो समझना है अच्छे से समझ में आ जाए ना। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। मैंने कहा क्वेश्चन ऐसे लिख लिया, मैंने कहा 56x² y⁻5, ये 5 है ना, x² y⁻5, और ये मैंने कहा m³, और मैंने क्या कहा यहाँ, मैंने यहाँ कहा 8x² y⁻, यहाँ पर मैंने कह दिया 3, और m की पावर मैंने कहा 2 का LCM और HCF दोनों बताओ हमें।
LCM और HCF दोनों बताओ। देखिए आपसे पेपर में दोनों नहीं पूछेगा एक साथ, आपसे पेपर में कोई एक पूछेगा, चाहे वो LCM पूछ ले चाहे वो HCF पूछ ले, लेकिन हमें तो दोनों निकालना आना चाहिए ना, है ना। कुछ भी पूछ सकता है तो हम दोनों कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं सर। देखो अगर मैं इस 56x² y की पावर 5 और m की पावर 3 पे नज़र डालता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या मैं 8 सत्ते 56 लिख सकता हूँ? 8 गुने 7। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख सकते हैं ना, 8 सत्ते 56 लिख लिया। अब बच्चा क्या बच्चा मेरे भाई x² और y की पावर 5 और m की पावर कितना बच गया? 3 बच गया, हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। ठीक है, अब वहाँ पर जो आपका लिखा था 8x² y³ और m की पावर 2, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 इंटू ये हो जाएगा x² इंटू ये हो जाएगा y³ और इंटू ये हो जाएगा m², है ना। अब देखो यहाँ से तुरंत आंसर लिखेंगे। कैसे? LCM में क्या आता है? LCM में अगर मैं इसका LCM यहाँ पर लिख दूँ, पहले LCM बता दो हमें, देन उसके बाद हमको HCF बता दो, तो आप क्या बताओगे? LCM क्या होता? बड़ी घात लेते ना, 8 यहाँ पर है 8 यहाँ पर है तो 8 तो लेंगे ही लेंगे, 7 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, लेकिन LCM निकालना है तो उभयनिष्ठ से कोई मतलब नहीं, 7 यहाँ पर भी लिख ले। यहाँ x की पावर 2 यहाँ x की पावर 2, पावरें बराबर हैं तो x की पावर 2 ही हो जाएगा। यहाँ y की पावर 5 यहाँ y की पावर 3, कौन सी पावर बड़ी है? y की पावर 5, इसको भी लिख लिया। यहाँ m की पावर 3 यहाँ m की पावर 2, कौन सी पावर बड़ी है? m की पावर 3, तो m की पावर 3 लिख लिया। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा क्या? LCM 8 सत्ते 56 x² y की पावर 5 m³, यानी ये निकल कर आ जाएगा 56x² y की पावर 5 और m की पावर 3, आपका क्या आएगा? ये आपका LCM आ जाएगा। वहीं पर HCF की बात कर लें जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है? 8 है, 8 लिख लिया। क्या 7 को लेंगे? नहीं, क्योंकि सर 7 नीचे वाले में नहीं है। x² तो आएगा ही आएगा, ये x² ले लिया। y की पावर 5 y की पावर 3, कौन सी पावर छोटी है? y की पावर 3, ये भी ले लिया, है ना। m की पावर यहाँ पर, अच्छा x हो गया, ठीक है। m की पावर 3 m की पावर 2, m की पावर 2 छोटी है तो m की पावर 2 ले लिया। उत्तर क्या आएगा? 8x² y³ m², यानी ये जाएगा 8x², है ना, और m², या हम इसको ऐसे लिख लें y³ और m² क्या आएगा? आपका उत्तर आएगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? नोट कर सकते हो, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं भाई? बोलो एक बार कमेंट करके। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, आगे चले पहुँचे। ओके चलो, अब बात आती है सर कि दशमलव संख्याओं का कैसे निकालें, है ना। हर वो चीज़ मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। बस इस बात को याद रखना, अगर आप रेगुलर अटेंड करें हमारे क्लास को तो 25 से मैं 24 भी नहीं होने दूंगा, 25 बाई 25 आपके निश्चित हैं, है ना। यानी 18 के 18 क्वेश्चन आप सही करके आओगे, बस ये बात आप जरूर याद रखना। चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा चैप्टर का, फिर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा बुक के, फिर मैं बुक की एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर उससे रिलेटेड पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को कराऊंगा, और लास्ट जो क्लास होगी किसी भी चैप्टर की वो मेरे द्वारा बनाई गई क्वेश्चनों की होगी, है ना। तो इस बात को बिल्कुल ख्याल रखना। देखो अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट, दशमलव संख्याओं का LCM और HCF, दशमलव संख्याओं का LCM और क्या निकालना है हमें? HCF निकालना है सर। कैसे निकालेंगे? देखो मैं पहले तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा ताकि बिल्कुल समझ आ जाए, है ना। जैसे मैंने कहा 1.60, ये एक संख्या बना दिया, कॉमा, या मैंने कह दिया 0.3, यहाँ कह दिया 0.3, ठीक है। और ये कामा लगा के मैंने कहा कि मान लिया यहाँ पर कहा 0.60 का LCM आपको बताना है, LCM बताओ। ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया
तो अब आप क्या करोगे, अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तरीका सीखना है। अब दशमलव का जब भी कभी केस आएगा, दशमलव का जब भी कभी केस आएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो कि दशमलव सबसे पहले यानी दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्याएं कहाँ लिखी हैं। भाई दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्याएं यानी कि 2, यहाँ पर 2 अंक बाद है, यहाँ पर 1 अंक बाद है और यहाँ पर 2 अंक बाद है, यानी सबसे ज़्यादा संख्याएं दशमलव के बाद लिखी हैं 2 लिखी है ना। तो सब संख्याओं को आपको बराबर करना है। कैसे मेरे भाई आप इनको बराबर कर पाओगे, कैसे बराबर करोगे, तो आप चीज़ों को समझो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कितना है 2 है, तो जिसमें 2 संख्याएं नहीं हैं उसको 2 संख्याएं बनाओ। और कैसे बनाओगे, कौन सा नंबर जोड़ोगे, 0 आपको बढ़ाना है, बस हमेशा 0। अब दशमलव भूल जाओ कि दशमलव कहीं लिखा था, दशमलव को हटा के संख्या बचेगी 160, यहाँ बचेगी 30 और यहाँ बचेगी 60। दशमलव को हटा के यही तो बचेगा ना। अब इस संख्या का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आइए निकाल लेते हैं इस संख्या का एलसीएम। 160 हो गया, ये हो गया 30 और ये हो गया 60। कोई दिक्कत नहीं, 10 से काट सकते हैं ना, 10 से 10 एक कम 10, 10 छक्के 60, 10 तियाँ 30 और 10 छक्के कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं सर, 3 से काट सकते, 3 से 16 जाएगा नहीं तो 16 को एज इट इज़ लिख लिया, 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। 2 से भी काट ले, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, फिर 2 से काट लेते हैं तो 2 चौके 8 हो गया, ये 1 हमारा चलता रहेगा। 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 1 हमारा चलता रहेगा और 2 एक कम कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका एलसीएम निकल कर क्या आएगा, यहाँ से आपका एलसीएम निकल कर आया 10 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 दहम्मा कितना होता है 480 होता है, यानी यहाँ से एलसीएम निकल कर आएगा 480। ये उत्तर नहीं है, आपको ये उत्तर नहीं देना है कि डायरेक्ट बस हाँ यही आंसर, बस वही गलत, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, आप आंसर क्या दोगे, आप देखो दशमलव कितनी अंक पहले सब में लगाए थे आप, 2 अंक पहले। भाई यहाँ 2 अंक पहले भी हो गया था, यहाँ 2 अंक पहले भी हो गया था, यहाँ 2 अंक पहले भी हो गया था, तो यहाँ भी दशमलव आपको 2 अंक पहले फिट करना पड़ेगा, यानी पीछे से 2 अंक छोड़ा तो 8 के पहले दशमलव लग गया, तो उत्तर आएगा 4.80। ये आपका क्या आएगा, बिल्कुल सही उत्तर आएगा। यही HCF निकालने की बात करता, सारा प्रोसेस वही रहता, एलसीएम के स्थान पर HCF निकालते और दशमलव 2 अंक पहले फिट कर देते, बस ये हमारा उत्तर यहाँ से आ जाता। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। देखो अभी आपका इसमें एक टाइप बचा है भिन्न वाली संख्याओं का लासा और मासा, और एक फार्मूला होता है इस चैप्टर में कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल और बराबर होता है एलसीएम और HCF के। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। ये चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है, पाठ आपका 1 चल रहा है, लेसन आपका 1 और जिसकी क्लास नंबर है 1। अब कल से बिल्कुल बेसिक से आपको फिर से सीखना है। इसके पहले कल मैं क्या कराऊँगा, एग्जाम्पल कराऊंगा जितना पढ़ाया आज, उसके बाद आगे की थ्योरी पढ़ाऊंगा और जब थ्योरी आपकी ख़त्म हो जाएगी फिर मैं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक बात ना। चलो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।